अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल से मैं शुरू करूंगा अपना बयान। सोचिए, अगर एक खूंखार शेर अगर यहां आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? भागेंगे, अफरा तफरी हो जाएगी, या क्या करेंगे? जरा जोर से बताइए। मारेंगे। यहाँ आमतौर पे जो लोग दिखते हैं दुनिया में, उनसे बहादुर कैटेगरी के लोग हैं, इसी वजह से कह रहे हैं कि लड़ेंगे। लेकिन आमतौर पे लोगों का जवाब ये होता है जान बचा के भागेंगे। लेकिन सोचो, हम तो एक बार भाग जाएंगे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो नहीं भाग पाएंगे, और शेर आकर वो बच्चों को खाएगा, तो क्या हमारे लिए भागना जायज है? अब यहां क्या मामला है? जो एनआरसी, सीएए, एनपीआर का ये जो सिलसिला शुरू है, और बहुत से लोग हमारी कंट्री में कागजात सही करने के चक्कर में लग गए हैं। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि एक बार वो तो हो सकता है अपने कागज सही कर भी ले, लेकिन इस कंट्री के कम से कम 10 से 15% ऐसे लोग हैं, सब धर्म के मिलाकर, जिनके कागजात सही नहीं हो पाएंगे, जिनके कागजात में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगा। हो सकता है डेट मैच ना हो सकता है कि नाम की स्पेलिंग मैच ना हो। और आपको पता है, पूरे इंडिया के लिए अभी के नागरिकता कानून के हिसाब से 1987 का साल है, 1987। लेकिन असम के अंदर 1971 था। असम में एनआरसी हुआ, 1971 की तारीख थी वहां पर। असम के एक बीजेपी के लीडर है, जो अमित शाह के वहां के राइट हैंड है, हेमंत बिस्वा। उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा असम में 1971 और बाकी इंडिया में 1987 क्यों? पूरे इंडिया में एक ही होना चाहिए। ये तो बात आनी ही थी, ये तो बात आनी ही थी। एक ही कंट्री में दो तारीख कैसे हो सकती है? बहुत से लोग इंडिया भर में 1987 के हिसाब से थोड़ा सा उतना नहीं पहचान रहे हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम सामने है। और एक चीज, हेमंत बिस्वा का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा 1971 क्यों, 1966 होना चाहिए, 1961 होना चाहिए, और एक किसी ने यह भी कहा है कि 1951 होना चाहिए। यानी कि क्या बात है पता है? ये जो कागजात की रेस है ना, रेस, इसमें एक इंसान दौड़ता है, दौड़ दौड़ के फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो उसे मालूम पड़ता है कि फिनिशिंग लाइन आगे बढ़ा दी गई है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि हम लोगों को पहचानना चाहिए कि क्या चाल चली जा रही है। और बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने कुछ प्रूफ के साथ रखना चाहता हूं। ये कानून मुस्लिम्स के तो खिलाफ है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ साथ में इंडिया के बाकी गैर मुसलमानों के भी बहुत ज्यादा खिलाफ है। मैं प्रूफ के साथ आपके सामने बात रखूंगा। मैं आपके सामने अभी 7 प्रूफ रखना चाहता हूं क्यों ये कानून गैर मुसलमानों के खिलाफ है, क्यों ये कानून इंडिया के गैर मुसलमानों के खिलाफ है। सबसे पहला पॉइंट, और आप सबसे मैं इस जगह पर, इस हिस्टोरिक मकाम पर ये प्रूफ रखने में एक मेरा मकसद है कि इस जगह से मुझे उम्मीद है, हो सकता है मेरी आवाज पूरे इंडिया तक पहुंच जाए। जो प्रूफ मैं रख रहा हूं, उस प्रूफ की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यही है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना। ये जो सीएए एक्ट है, मैं इसके दूसरे पन्ने पे आ रहा हूं। मैं आपको एक शॉकिंग बात बताने वाला हूं। जो बात है, ये अफसोस की बात है कि पूरा इंडिया इस चीज की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। जरा गौर से सुनिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के बाकी धर्म वालों की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया के जो 6 धर्म वाले हैं, जिन्हें इस नागरिकता कानून में नागरिकता दी गई है। मैं वो 6 धर्म वालों की बात कर रहा हूं। गौर से सुनिए। सबसे पहले पेज पलटाया मैंने, पहला प्रूफ यहां पे सेक्शन 6B है, 6B1 जो डाला गया है ओरिजिनल एक्ट में, 6B1। अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। शॉकिंग बात है, ऐसी बात है जो अगर कोई समझ जाए ना, वो सोएगा नहीं बराबर।
बाकी धर्म वालों की बात कर रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट, या कोई अथॉरिटी जिसे सरकार ने तय किया, इन दिस बिहाफ में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, इस कानून के तहत जो अगर अप्लाई करेगा उस पे ऐसी कंडीशन लगाई जाएगी, ऐसी शर्तें लगाई जाएगी, सच रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां लगाई जाएगी, एंड मैनर, ऐसे तरीके से लगाई जाएगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो तय की गई हो। क्या आपको पता है क्या मतलब है इस सेंटेंस का? सुनिए, आज हम लोग यहां रह रहे हैं ना, आजाद है, हम पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जो कानून की पाबंदी है वो सब पर है, खास नहीं है। लेकिन यहां पे ये दिया है कि जो लोगों को सीएए के जरिए नागरिकता मिलेगी, अनकंडीशनल नहीं होगी, उसमें कंडीशंस होंगी, उसमें पाबंदियां होगी, और ऐसे तरीके से होगी जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि दिया हुआ भी नहीं है। अगर आदमी देखे, अच्छा 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन से दी हुई नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात है कि गले में पट्टा लगाकर किसी और के हाथ में दे दिया गया है। मतलब क्या, जरा गौर से सुनिए, जो 6 धर्म वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी, कंडीशंस के साथ मिलेगी, रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों के साथ मिलेगी। यानी कि सेकंड क्लास सिटीजन की जो बात हो रही है ना, सेकंड क्लास सिटीजन तो ये लोग बनने वाले हैं जो ये नागरिकता कानून से नागरिकता लेंगे, सेकंड क्लास सिटीजन होंगे, उन पे पाबंदियां होंगी, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप गौर करिए कि ये नागरिकता दी जाएगी उन्हें, कब दी जाएगी? पूरा कानून पढ़ लीजिए, कहीं नहीं दिया है। कितना टाइम लगेगा? कहीं नहीं दिया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर फरवरी का महीना चल रहा है, अप्रैल से एनपीआर शुरू हो रहा है। एनपीआर का लास्ट जो वक्त है अप्रैल से सितंबर तक एनपीआर खत्म होगा। डाउटफुल सिटीजन्स निकलेंगे, उनकी लिस्ट। डाउटफुल सिटीजन से कहा जाएगा लाओ तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, सबसे कहा जाएगा। अब जो 6 धर्म वाले हैं जिन्हें लगेगा उनकी नागरिकता जब गई, ये बात तो पक्की है कि एनआरसी जो उसके बाद होने वाला है उससे नागरिकता उनकी चले जाएगी। वापस कब मिलेगी तारीख नहीं दी हुई। मतलब क्या, पाइपलाइन में चले जाएंगे, पाइप से निकलेंगे बाहर कब? जो सीएए का पाइप है, ये पाइप के अंदर जाएंगे जरूर, इस हांडी में पकने के लिए जाएंगे जरूर, उसमें से निकलेंगे कब ये तारीख नहीं दी हुई है। मतलब क्या, उस वक्त तक उनके वोटिंग राइट्स का क्या होगा, उस वक्त तक उनके सारे हुकूक का क्या होगा, क्या वो राइट टू ओन प्रॉपर्टी उनके पास होगा, राइट टू फ्री ट्रैवल होगा, राइट टू एजुकेशन होगा, नहीं होगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि नागरिकता मिलेगी तो कब मिलेगी ये नहीं दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट, हम गैर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये पूरे कानून में नागरिकता देने का जो इंतजाम किया गया है 6 धर्म वालों के लिए, लेकिन कहां के? इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के। यानी कि अगर किसी को नागरिकता चाहिए दूसरे धर्म वालों को, उनको लिख कर देना पड़ेगा मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बांग्लादेशी हूं। मतलब वो लोग, जैसे मिसाल समझो, असम में एनआरसी हो गया, असम में एनआरसी हो गया, 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। 19 लाख लोगों के में से 14 लाख टोटल, 14 लाख गैर मुस्लिम हैं। अब वो 14 लाख को नागरिकता मिलने का इंतजाम है, कितना टाइम लगेगा दिया हुआ नहीं है। नागरिकता मिलेगी, कंडीशंस के साथ मिलेगी, लेकिन किससे मिलेगी? वो 14 लाख लोगों को लिख के देना पड़ेगा हम लोग बांग्लादेशी है, हम लोग पाकिस्तानी है। और कल जाकर इस चीज का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट उठा सकती है। ये गवर्नमेंट हो, कोई और गवर्नमेंट हो, अगर किसी ने लिख के दे दिया मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, एक तो कितनी तकलीफ की बात होगी, और उसका गलत फायदा कल कोई भी कर सकता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि नागरिकता के ताल्लुक से आज जो हम देख रहे हैं कि कंट्री में बात मशहूर है कि मुस्लिम्स का नाम नहीं है, लेकिन क्या आपको ये पता है 2011 में सेंसस हुआ था, जनसंख्या 2011 में, 2011 की जनसंख्या में एक कैटेगरी है जिसके तकरीबन 79 लाख लोग थे अन्य धर्म वाले, 79 लाख लोग थे।
यानी तकरीबन 80 लाख 2011 में, अभी तो 1 करोड़ के ऊपर होंगे। ये अन्य धर्म कौन है? अन्य धर्म कौन है भाई? जब आप सेंसस की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे आपको दिखेगा इंडिया के 84 धर्म है। 84 धर्म को मिला करके अन्य धर्म लिखा गया है। ये 84 धर्म में से सिर्फ एक धर्म का नाम ये 6 में है, पारसी। 84 में से सिर्फ एक धर्म का नाम, 6 जो धर्मों को दिया गया है नागरिकता इस कानून के तहत, 84 में से सिर्फ एक का नाम है पारसी, 83 का नाम नहीं है। तो ये भी कौन है? ये लोग भी जैसे मुस्लिम्स बाहर है उसी तरह ये 83 धर्म वाले भी बाहर है। 5वां पॉइंट, 2011 के सेंसस में ऐसे तकरीबन 28 लाख लोग थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया। अपना धर्म नहीं बताया, रिलीजन नॉट डिक्लेयर्ड। अब ये जो 28 लाख लोग थे, माना जाता है ये नास्तिक है, नास्तिक। आपको पता है 6 धर्म वालों के लिए जिस तरह से एंट्री है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, 83 धर्म वालों के लिए नहीं है, उसी तरह ये नास्तिक लोगों के लिए भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रॉब्लम किस तरह से सारे गैर मुस्लिमों के लिए है। 6 धर्म वालों के लिए भी कैसे प्रॉब्लम है, नास्तिक जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, 83 धर्म वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर क्या एक ही जुबान के लोग रहते हैं, एक ही कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे है देश दुनिया में, ऐसी कंट्री है जिसमें सबकी एक ही जुबान है, सबकी एक ही एथनिसिटी है, एक ही कौम के लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है। इंडिया में सिर्फ जुबान की बात करेंगे, 10 लाख से ज्यादा बोलने वाले, 60 से ज्यादा जुबानें हैं, 60 से ज्यादा जुबानें हैं जिसके 10 लाख से ज्यादा बोलने वाले हैं। आपको पता है कि जो चीज जोड़ती है सब लोगों को, ये 60 से ज्यादा जुबानें जिनके एक के 10 लाख से ज्यादा बोलने वाले हैं, क्या चीज जोड़ती है? एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को बैर करना। आपको पता है कई सारी एथनिसिटीज है। कुछ साल पहले की बात है, मैं बॉम्बे से हूं, वहां पे महाराष्ट्रन और यूपी वालों का झगड़ा चल रहा था, महाराष्ट्र और बिहारी का झगड़ा चल रहा था। अभी की बात है, आसामी और बंगाली का झगड़ा चल रहा है। क्या चीज ने जोड़ के रखी है इस पूरी कंट्री को? क्या चीज ने जोड़ के रखी है? एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहन करते हैं। कुरान ने दिया है ला इकराह फिद्दीन, दीन के धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं है। भगवद गीता में दिया है चैप्टर 2 वर्स 14, सहन करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बैर करो। हम देखते हैं कि ये चीज जहां पे खत्म होती है वहां पे जाकर टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर आज मान लीजिए ये कानून के तहत मुस्लिम्स को अगर एक्सक्लूड किया गया तो कल जाकर क्या होगा, अलग अलग कौमें, अलग अलग जुबानें, वो सब भी आपस में लड़ना शुरू होंगे। जो चीज जोड़ के रखी है इस कंट्री को, वो चीज अगर ना रहे तो क्या हाल होगा। आगे हम ये देखते हैं कि जो आज ये बात कही जा रही है, मीडिया में थक गए हम लोग कि हर चैनल पे एक ही बात, क्या बात, कि कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम से, इस कानून का, सीएए का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, यही कहा जा रहा है सब लोग ऊपर से नीचे तक। और कितनी क्लियर बात है, आपको पता है 2019 में जो कानून आया, 2019 में, उसके क्लैरिटी के लिए 1979 में कुछ हुआ था। 2019 में जो हुआ उसकी क्लैरिटी हमारे सामने क्यों है मालूम है? 1979 से लेके 85 तक असम वालों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें एनआरसी चाहिए। असम वालों ने प्रोटेस्ट किया, ऊपर वाला किसके जहन में क्या बात डालता है, आज जाके समझ में आ रहा है कि वो हुआ बहुत अच्छा हुआ। 1979 से 85 तक वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें एनआरसी चाहिए, इसी वजह से एनआरसी पहले हो गया वहां, वजह वो हुई। आज जितने भी झूठ बोले जाते हैं, एक चीज से पूरे झूठ क्लियर हो जाते हैं। असम में प्रैक्टिकली एनआरसी हो चुका है। होने के बाद क्या हुआ, हमारे सामने रोल मॉडल पूरा मौजूद है। आप 50 बार बोल दो नहीं ताल्लुक है, सामने मॉडल मौजूद है। अगर असम नहीं होता तो फिर क्या होता?
हाँ फिर तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता, फिर तो हम सोचते हैं हाँ हो सकता है ये बात सही है। लेकिन आसाम की वजह से क्या हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी, सब चीज क्लियर है। आप खुद देखो इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है एनआरसी की कोई बात हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं हुई है बात, वो लोग खुद जानते हैं बात हुई है। अमित शाह का स्टेटमेंट है कि 2024 के इलेक्शन से पहले हम एनआरसी खत्म करेंगे, 2024 के इलेक्शन से पहले एनआरसी खत्म करेंगे। बात तो हुई है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन आप देखो ये टाइम पर भी वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि एनआरसी नहीं होगा। आप अल्फाज पे गौर करो, अल्फाज ये कह रहे हैं हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं एनआरसी नहीं होगा, क्योंकि एनआरसी होगा। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं भाई ये कानून अगर आ गया, ये जो चीज एनआरसी वगैरह कंप्लीट हो गया, अगली पीढ़ी खतरे में है। हालांकि सही बात यह है खुद यही पीढ़ी खतरे में है, अगली पीढ़ी तो खतरे में है ही, खुद यही पीढ़ी खतरे में है। और हम सब आज जो यहाँ जमा है, क्या चीज के लिए जमा है भाई, आप सब क्या चीज के लिए जमा है? हम लोग जमा है क्या तोड़ने के लिए कि जोड़ने के लिए? हम जोड़ने के लिए जमा हुए, तोड़ने के लिए जमा हुए? जोड़ने के लिए जमा हुए। हम किसी पे जुल्म करने के लिए जमा हुए हैं कि अपना हक लेने के लिए जमा हुए हैं? हम इंसाफ के लिए जमा हुए हैं। और याद रखिए जो लोग सच के लिए खड़े होते हैं ना, सच वाली बात जो होती है वो उसमें एक अंदर ताकत होती है, जो सच्चाई होती है ना उसके लिए एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, अंदरूनी ताकत होती है। और इसी वजह से झूठ जो होता है कमजोर होता है, झूठ जो होता है वो कमजोर होता है, वो तब तक चलता है जब तक सच ना आ जाए। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया, सच आ गया और बातिल मिट गया, क्योंकि सच आने के बाद बातिल को, झूठ को मिटना पड़ता है। सही बात तो ये है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब जो यहाँ जमा है सारे लोगों के हुकूक के लिए, सब धर्म वालों के लिए। ये कानून सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, सारे धर्म वालों के खिलाफ है। और हम यहाँ जमा हुए हैं सारे के सारे लोगों के लिए। ये पूरे जो संघर्ष है, ये पूरी जो स्ट्रगल चल रही है, आप सब अपना आराम चैन छोड़कर मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हो। जो सारी स्ट्रगल चल रही है वो क्यों चल रही है, किसके लिए चल रही है? वो इंसाफ के लिए चल रही है। आपको पता है लोग तो अलग अलग चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग कॉज के लिए। कितने सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई अर्थ ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एक अच्छे काम के लिए जमा हुए हैं। हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हमें ऊपर वाला एक मौका दे रहा है कि हम इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े होकर एक कॉज लेके खड़े हैं। दुनिया के लोग अपनी ज़िंदगी क्या क्या चीज़ों में ज़ाय कर रहे हैं। नौजवानों की बात करें, आज जामिया के नौजवान इतना बड़ा मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं कि एक पगडंडी होती है ना, पगडंडी कि जंगल के अंदर कोई होता है जो पहले चलकर पगडंडी पर गया, और फिर बाद वालों के लिए क्या होता है, रास्ता उस चीज़ पे चलना आसान होता है। कितने सारे नौजवान हैं ज़िंदगी क्या क्या चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये नौजवान दिख रहे हैं जो एक कॉज के लिए, सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो सारे लोग हैं वो इंसान हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आज वो एक जुल्म कर रहे हैं खुद के ऊपर। क्योंकि एक इंसान गलत करेगा तो जाएगा कहाँ भाई? हम उनके भी खैर खा है, क्यों? क्योंकि हम उन्हें रोकना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर कोई इंसान गलत करे तो कौन खैर खा हुआ, वेल विशर हुआ? कौन? जो उसे गलत काम में मदद करे वो, या गलत काम करने से रोके वो? जो गलत काम करने से रोकता है वो खैर खा हुआ, जो गलत काम करने में साथ दे वो खैर खा है। जो रोके, और हम रोक रहे हैं, हम रोकने के लिए जमा हुए हैं, हम वेल विशर्स हैं उनके। हम चाहते हैं कि वो लोग खुद ये गलत चीज़ ना करें, क्योंकि गलत करना एक इंसान के लिए इस तरह से गलत है कि उसे जवाब देना है, वो बच के नहीं जा सकता। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये कॉज हमारे सामने है, और ये कॉज की जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल में कुर्बानियाँ देनी है। ये कुर्बानियाँ देने में मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ये जो सारी कोशिशें हैं, आप लोग यहाँ भी 24 घंटे रुक रहे हैं ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँचे, अवेयरनेस फैले, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। लेकिन एक बात आपके सामने रखूँगा, ये सारी तकलीफ़ों को परेशानी समझ के ना करिए, ये तकलीफ़ों को एंजॉय करिए, तकलीफ़ों को एंजॉय करिए।
तो आप लंबे वक्त तक इन चीज़ों का सामना कर पाएंगे। अगर हम लोग इन तकलीफ़ों को ये समझेंगे कि बोझ है हमारे लिए, तो हम लंबे वक्त तक नहीं कर पाएंगे। हमें ये तकलीफ़ों को भी इंजॉय करना है कि मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है, मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छे काम के लिए खड़ा हूँ। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आप सबके सामने बात रख रहा हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, दिल से जवाब देना। हम सब जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये कानून को ख़त्म कर दे, चेंज मॉडिफाई ना करे, रिपील करे, पूरी तरह से विड्रॉ करे, एक दिन ये होगा और हो सकता है ये बहुत जल्द है इंशाल्लाह। वो कामयाबी है या ये चीज़ जो हम यहाँ जमा है यही कामयाबी है? वो कामयाबी तो है, लेकिन ये भी कामयाबी है कि हम सब जमा यहाँ। कामयाबी क्या है? हम सब जब आए हैं यहाँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये खुद एक कामयाबी है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप कामयाब लोगों में से हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एहसास नहीं है जिनमें, वो पानी यहाँ तक आएगा ना तभी जागेंगे वो। ऐसे भी लोग हैं, जब आग लगती है ना तो चिंगारी होती है तभी बुझाना बेहतर है, या पूरी तरह से आग में जब जलने लगे और डूबने लगे तो तभी बुझाने निकलेंगे? आप सब वो लोग हैं जिन्होंने वो चिंगारी को देख लिया, समझ लिया और आप बुझाने के लिए आ गए हैं। आप सब के बारे में मैं कहूँगा कि आप तो ऑलरेडी कामयाब है, और वो जो दूसरी कामयाबी है, जब ये कानून खत्म होगा वो कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। तो क्या मानना है आपका दिल से? हम होंगे? क्या मानते हैं आप? जो दिल से मानते हो वही बोलो, हम होंगे, हम होंगे। अरे जोर से बोलो, हम होंगे। जुल्म के खिलाफ हम होंगे कामयाब, इंसाफ के लिए हम होंगे कामयाब, सच्चाई के लिए हम होंगे, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए हम होंगे कामयाब। हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम होंगे, इस पूरे मुल्क के लिए हम होंगे, सारे धर्म के लोगों के लिए हम होंगे, हमारे संविधान के लिए हम होंगे, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम होंगे। हमारा मानना है कि कामयाबी इसमें चलने में ही है, और वो बड़ी कामयाबी भी मिल के रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सच्ची चीज़ सच्ची रहेगी, झूठी चीज़ वक्ती तौर पे दिखाई देती है। सच्ची चीज़ में स्ट्रेंथ होती है, पावर होता है। हमारा मानना है, तो दिल से कहो हम होंगे, जोश से कहो हम होंगे, पूरे होश से भी कहो हम होंगे। शुक्रिया। आखिर में मैं एक शेर कहकर जाऊंगा, इन तूफानों से कह दो, इन तूफानों से कह दो हम रुकेंगे नहीं, इन तूफानों से कह दो हम रुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।